नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। पिछले लेक्चर में हमने मानव स्वास्थ्य और रोग के विषय में जो कंप्लीट चैप्टर था वो डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत थ्योरी के साथ हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे नीट के एग्जाम में जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब मनुष्य के जीवन के लिए माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं वो हम इस लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे। कंप्लीट चैप्टर यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में, जो पीछे जो एग्जाम में उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करेंगे और एक ही लेक्चर में हम पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नीट 2024 के लिए ये जो आपका वन शॉट जो वीडियो एक सीरीज जो चलाई है मैंने, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज और आपके लिए खुशखबरी है कि मैं साथ साथ में हो सके तो डेली या फिर एक दिन छोड़ करके क्वेश्चन सीरीज और लेकर के आ रहा हूँ। लगभग हम हर चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा मान लीजिए कि पूरे टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करके हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है उससे संबंधित मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कई सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस, कवक आदि मानव के लिए कई तरह की तरीके से उपयोगी है। मतलब अलग अलग तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ये, और इस कारण से हम ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरा का पूरा इन्हीं पर बेस्ड है। आप सभी को पता है कि लास्ट समय में हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी में वो चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली है, और यहाँ पर वही चीज मैं आपको करवाने वाला हूँ। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, हमारे घर पे जिन चीजों का हम उत्पादन करते हैं, दूध, दही, लस्सी, इसके अलावा और भी विनेगर सॉल्यूशन है, ये सभी जो चीजें बनाते हैं इनमें किस प्रकार से हमारे लिए सूक्ष्म जीव हेल्पफुल हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB जिसे शॉर्ट में लिख देते हैं, या तो इसे लैक्टोबैसिलस कह देंगे या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, दूध से दही बनाने का काम करते हैं। यानी कि दूध जो होता है उससे दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो बैक्टीरिया आपके हो जाएंगे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध प्रोटीन को स्कंदन यानी कि जमाने में और आंशिक रूप से पचाने वाले एसिड का उत्पादन करके दूध को दही में परिवर्तन करते हैं। यानी कि जो हमारा दूध होता है इस दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, लेकिन जैसे ये बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस दूध को क्या करते हैं, जमा देते हैं या कुछ मात्रा में इसका पाचन कर लेते हैं और इससे एक नए एसिड का निर्माण कर देते हैं, और इसमें जो एसिड बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और हम सभी जानते हैं दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और ये दूध जो होता है ये दही में बदल जाता है। ताजा दूध को LB यानी कि LAB लैक्टिक एसिड बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं इनसे युक्त थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें दही डालते हैं। ताजा दूध है उसमें हम क्या करते हैं कुछ मात्रा में दही डालते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं उस पूरे के पूरे दूध को दही में बदल देते हैं। यह दही में विटामिन B12 को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दही में विटामिन जो B12 है उसकी मात्रा ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये बढ़ा देता है। पेट में LAB रोग जनकों की जांच करने में भी मदद करता है। जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में रोग फैलाते हैं उनकी जांच करने में भी ये सहायक होता है। आगे देखिए बेकर्स ईस्ट, सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी, ये जो ईस्ट जो होता है, ईस्ट आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया जो होता है इसको हम खमीर भी कह देते हैं, ठीक है ना, खमीर भी कह देते हैं। तो ये इसकी जो एक जाति होती है सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी, इसी से क्या करते हैं ये जो बेकरी उद्योग होता है, बेकरी उद्योग जिसके अंतर्गत हम बात करें केक बनाते हैं, केक के अलावा ब्रेड वगैरह बनाना, इसके अलावा हम बियर, शराब ये जो बनाते हैं इन सभी में ये हेल्पफुल होते हैं। जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से यहाँ पर इनका निर्माण होता है। इसका उपयोग आटा को किण्वित करके ब्रेड बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप देख सकते हैं ये ब्रेड घर में नाश्ता करते समय आपने बहुत ज्यादा यूज की होगी। तो ये जो ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र आते हैं ना वो इन्हीं सेकेरोमाइसिस बैक्टीरिया के कारण आते हैं। तो ब्रेड बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, और ये AIPMT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आटे की फूली हुई
उपस्थिति CO2 के उत्पादन के कारण बनती है। तो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के समय क्या होता है, CO2 का उत्पादन होता है, और उस CO2 के कारण क्या होता है, वो जो आटा होता है ना वो खोखला हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, पिज्जा, बर्गर में आपने देखा होगा। तो ये सभी जो होता है ये CO2 की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आटे में बैक्टीरियल किण्वन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इस कारण से देखिए आटे में बैक्टीरियल किण्वन या अवायवीय श्वसन करा करके हम क्या कर सकते हैं, इडली डोसा जो होते हैं वो बनाते हैं। इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, इडली डोसा है, बर्गर है, इसके अलावा आपका जो सैंडविच वगैरह है, ये सभी जो चीजें हैं ये इसी से बनाए जाते हैं, अवायवीय श्वसन के माध्यम से। ताड़ी एथेलियो से रस को किण्वित करके बनाई जाती है। ये ताड़ी किसी खाद्य पदार्थ का नाम है, तो ये एथेलियो के ऊपर जो रस होता है उसको किण्वित करके बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका बेकर्स ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीव। इनके अलावा कुछ और भी चीजों का उत्पादन करते हैं इन सूक्ष्म जीव का उपयोग करके। सूक्ष्म जीव का उपयोग मछली, सोयाबीन और बांस सूट को किण्वित करने और चीज का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इन सूक्ष्म जीव के लिए हम मछली है, सोयाबीन है, इनका उत्पादन, बांस सूट जो आपका बांस होता है उसमें किण्वन करवाते हैं, जिससे क्या होता है शराब वगैरह या जो चीनी जो उसकी मात्रा होती है ना, शुगर की मात्रा होती है, उसको निकाला जाता है किण्वन करा करके। पनीर का निर्माण भी क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया का उपयोग करके ही करते हैं। स्विस पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी एक सूक्ष्म जीव का नाम है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है कि स्विस पनीर में कौन सा बैक्टीरिया काम आता, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी। CO2 के उत्पादन के कारण बड़े छेद होते हैं। जो स्विस बैंक होता है उसमें बड़े बड़े छेद पाए जाते हैं, और ये छेद इस बैक्टीरिया के उपयोग के कारण आते हैं, क्योंकि CO2 का अधिक उत्पादन करते हैं ये। रोक्यूफोर्ट ये फेमस पनीर है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। रोक्यूफोर्ट पनीर उन पर एक कवक बढ़ने से पक जाता है। मतलब ये निर्माण तो पनीर का कर देते हैं रोक्यूफोर्ट का, लेकिन उसके ऊपर कवक की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, वो पनीर पक जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये अन्य उपयोग के अंतर्गत आ गया। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो फैक्ट्रियां है या जो कंपनियां हैं वहां पर अगर कुछ उत्पाद खाने होंगे या कुछ और अन्य उत्पाद बनाते हैं, तो उनमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं। औद्योगिक पैमाने पर पेय पदार्थों, एंटीबायोटिक्स आदि के उत्पादन के लिए बहुत बड़े वेसल्स, किण्वक बोलते हैं, जिनके अंदर किण्वन करवाया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, में बढ़ते सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल या फिर कह सकते हैं कंपनियां हैं, कारखाने, उनमें इनका निर्माण किया जाता है। तो किण्वित पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थों के लिए फर्मेंटेशन। देखिए वो चीज यहां पर बताने वाला हूं जहां से आपका करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा कोई भी चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और पूरी एनसीईआरटी इसी के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जिसे ब्रेवर का खमीर भी बोल देते हैं, इसका उपयोग इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए माल्टेड अनाज और फलों के रस को किण्वित करके पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है, इससे किसका उत्पादन किया जाता है, इथेनॉल का, जिसे हम शराब भी कह देते हैं ना, इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए जो माल्टेड अनाज में मुख्य रूप से आप जो होते हैं ना, जो है उनका रस काम में लेते हैं, ठीक है। फल होते हैं जैसे कि अंगूर हो गया, इनके रस क्या करते हैं, किण्वन के द्वारा इनके रसों से किण्वन करवाया जाता है, जिससे पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। तो ये याद रख लेना, जो है अंगूर है, इनके रस है वो किण्वित करके पेय पदार्थ उत्पादन करते हैं। शराब और बियर आस्वन के बिना उत्पादित किए जाते हैं। आस्वन एक विधि होती है, उसके बिना ही क्या करते हैं, शराब और बियर का उत्पादन किया जाता है। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरेक, ये पेय पदार्थ हैं, इनको किण्वित शोरबा के आस्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरेक ये आस्वन विधि के द्वारा उत्पादित करते हैं। शराब और बियर बिना आस्वन के प्राप्त करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये पेय पदार्थ के रूप में हो गया। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम प्रतिजैविक बोलते हैं। प्रतिजैविक ये क्या करते हैं, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह
अंदर प्रवेश गया, एंटीजन प्रवेश कर गया या कोई बीमारी हो गई बैक्टीरिया से संबंधित, तो उस बीमारी को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा ही जो एक प्रतिरोधक दवाई या मेडिसिन का निर्माण किया जाता है जो उस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। और एंटीबायोटिक जो होती है ये क्या करती है? उन रोगों से लड़ने का काम करती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्सर के रूप में मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये आपका एंटीजन या पैथोजन है जिसको ये मार रहा है। तो इसी प्रकार की कंडीशन होती है कि ये क्या करता है? उस रोग जनक को खत्म करने का काम करता है। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ रोग जनकों के विकास को मार देते हैं या मंद कर देते हैं। मतलब जो रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको या तो नष्ट कर देते हैं या फिर उनको एकदम से खत्म कर देते हैं। इनका उपयोग प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि के इलाज में किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, ध्यान में रख लेना। पेनिसिलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पेनिसिलिन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रतिजैविक है जो सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले उत्पादन किया गया था। ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जिन्होंने सबसे पहले इसका निर्माण किया था। इसके द्वारा ये खोजा गया पहला एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स किससे खोजा गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो एक आपका फंगस जिसे हम कहते हैं उससे प्राप्त किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। तो ये इस प्रकार की एक मुख्य रूप से हम बात करें, एक कवक थी जो मुख्य रूप से हम जो धुली हुई कल्चर होती है ना उसमें प्लेटों में उगने वाले सांचों में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी, इतना याद रख लेना कि पेनिसिलियम नोटेटम से पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी। उन्होंने इससे पेनिसिलिन प्राप्त किया था। अर्नेस्ट चैन हावर फ्लोरे ने एक प्रभावी एंटीबायोटिक्स के रूप में पेनिसिलिन की पूरी क्षमता स्थापित की थी। मतलब इन्होंने बनाया और फिर आगे का जो प्रयोग है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, कहाँ पे उपयोग करते हैं, वो सभी अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे ने बताए थे। फ्लेमिंग, चैन और हावर्ड जो फ्लोरे हैं, इनको पेनिसिलिन की खोज और उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट आते हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रासायनिक एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु, रासायनिक केमिकल एंजाइम और अन्य जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट बना के लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर जो कि एक कवक है और इस कवक से साइट्रिक एसिड जो होता है ये प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड बोल दो या साइट्रिक एसिड बोल दो, एक ही बात है। नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या है? एक जीवाणु है, इससे एसिटिक एसिड प्राप्त किया गया, एसिटिक एसिड प्राप्त किया गया था 2019 में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से ब्यूटाइरिक एसिड प्राप्त किया जाता है और ये नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये हम बात कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। नीट 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम अल्कोहल की बात करते हैं, शराब की। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये मैं नाम पहले भी बता चुका हूं, जो कि ईस्ट की एक प्रजाति है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसका उपयोग है वो इथेनॉल का उत्पादन करने में किया जाता है। और इथेनॉल जिसे हम शराब कहते हैं, देखिए एक तो मिथेनॉल होता है CH3OH और एक होता है C2H5OH। तो ये जो C2H5OH है ना, इसे कहते हैं शराब का फॉर्मूला यही होता है, इथेनॉल बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसके उत्पादन के लिए एक तो जो है उनका रस काम में लेते हैं, एक अंगूर है, ये 1-2 एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, एंजाइम की हम बात करते हैं तो एंजाइम में देखिए लाइपेज, आपकी जो बुक में दे रखी है वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लाइपेज डिटर्जेंट जो यौगिक होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने से तेल ये जो दाग होते हैं उनको हटाने में इस लाइपेज एंजाइम का उपयोग में लिया जाता है। लाइपेज लिपिड का पाचन करता है, तो लिपिड को हटाने के लिए भी लाइपेज को काम में लिया जाता है। पेक्टिनेज और प्रोटीज, पेक्टिनेज और प्रोटीज देखिए बोतलबंद रस को क्लेरिफाई करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बोतलबंद कोई भी रस मतलब वर्तमान में आप देखते हैं दूध भी आता है, और इसके अलावा हम जो ठंडे वगैरह आप पीते हैं ना, थम्स अप है, ये इसके अलावा और भी है, माजा है, स्लाइस है, ये जो आते हैं ना, तो इनमें बोतलबंद को क्लेरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग करते हैं पेक्टिनेज और प्रोटीज का।
स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये, काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज द्वारा निर्मित मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि कोई जो बैक्टीरिया होते हैं मायोकार्डियल, इनके इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे रोगियों के रक्त वाहिकाओं में थक्के को हटाने के लिए क्लोट बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए। नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन भी बना है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है इसका उपयोग किस में लेते हैं। देखो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा तो इसका निर्माण होता है, ये याद रख लेना, किससे निर्माण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है कोई रोगी के अंदर और उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड के क्लोट बन जाते हैं, उन क्लोट को हटाने के लिए क्लोट बूस्टर काम में ली जाती है और ये क्लोट बूस्टर ये स्ट्रेप्टोकाइनेज युक्त होती है। तो नीट 2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, ये कवक का नाम है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम द्वारा निर्मित होता है। तो किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से। नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन बना, साथ में याद कर लीजिए क्योंकि 2-3 बार में रिपीट कर देता हूं। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जो अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना, जिसमें अंग का या ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण करते हैं, तो उसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में उपयोग लिया जाता है। मतलब जो अंग का इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम को इस अंग के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो काम में लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए। स्टेटिन्स की हम बात करें तो मोनोस्कस परपुरिया जो कि एक ईस्ट की प्रजाति है, मोनोस्कस परपुरिया नामक जो ईस्ट की प्रजाति है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है स्टेटिन्स का। 2020 में यहां से क्वेश्चन बना है। रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो रक्त का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, देखिए वर्तमान में जो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं वो बढ़ रही है, तो बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो स्टेटिन युक्त जो पदार्थ होते हैं या जो मेडिसिन होते हैं वो काम में ली जाती है। तो यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को रोकता है। जो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं उन एंजाइमों को रोकने का कार्य स्टेटिन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नीट 2019 में और 20 में दोनों साल लगातार यहाँ से क्वेश्चन बना है। सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, जो कचरा वगैरह है, जो गंदी चीजें या गंदा जो मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके उपचार में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स क्या भूमिका निभाते हैं। सीवेज नगर पालिका का अपशिष्ट जल, ये सीवेज नाम से तो आप सभी को पता है क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं छोटे दूध पीते बच्चे हैं कि ये चीज नहीं पहचानते होंगे। आपने शहर में सुना ही होगा सीवरेज लाइन, तो सीवरेज लाइन क्या, वो गंदे पानी की लाइन होती है, ऐसा मान सकते हैं। सीवेज नगर पालिका अपशिष्ट जल, इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सीवेज को कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए हेट्रोट्रोपिक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में इसका उपचार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सीवेज के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जा रहे हैं उन वो प्रदूषण करें, तो उन प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ हेट्रोट्रोपिक विषम पोषी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसमें इसका उपचार कर दिया जाता है। 2 चरण है इसके, एक तो प्राथमिक उपचार और एक द्वितीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार की हम बात करें, द्वितीयक उपचार को हम जैविक उपचार भी कह देते हैं। प्राथमिक उपचार में क्या होता है, जो यह कणों का भौतिक निष्कासन करता है, मतलब भौतिक जो हार्ड कण होते हैं जो सीवरेज के अंदर दिक्कत करते हैं उन कणों को बाहर निकाल दिया जाता है। नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें क्या क्या है देखिए। अनुक्रमिक निस्पंदन द्वारा तैरते मलबे को हटाना, तेज पानी बह रहा है, मान लीजिए ये यहाँ कहाँ यहाँ समझा देता हूँ, ये पानी बह रहा तेज और इसमें क्या होते हैं, ये ले लेते हैं बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर के या कोई ऐसे टुकड़े जो कि इस पे तैर रहे हैं, तो इन टुकड़ों को यहाँ से हटा देना, ये आपका अनुक्रमिक निस्पंदन हो जाएगा। अवसादन द्वारा ग्रीट मिट्टी और कंकड़ को हटाना, कई बार क्या होता है जो पानी बह रहा तो उसमें जो भारी चीजें होती हैं कंकड़ पत्थर वगैरह वो नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं तो वहां से उनको हटा दिया जाता है। ये दूसरा हो गया अवसादन द्वारा ग्रीट को हटाना। बसे हुए ठोस प्राथमिक कीचड़ बनाते हैं, बसे हुए मतलब नीचे जो बैठ जाते हैं ना वो ठोस पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राथमिक कीचड़ का निर्माण करते हैं। और सतह पर तैरने वाले प्राथमिक बहिश्रावी बनाते हैं, सतह पर जो तैरते हैं उनको बहने वाला बोल देते हैं और जो बैठ जाते हैं वो प्राथमिक कीचड़ ठोस हो जाता है।
तो ये प्राथमिक उपचार होता है। द्वितीयक उपचार जिसे जैविक उपचार भी कहा जाता है और AIPMT 2011 में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राथमिक बहिस्रावी को बड़े वातन टैंकों में पारित किया, वातन मतलब वायु के जो टैंक होते हैं उनमें डाल दिया जाता है। जो प्राथमिक बहिस्राव मतलब बह करके जो आ गए उनको उन टैंकों में डाल दिया जाता है और लगातार उनमें क्या होता है, उत्तेजित कर दिया जाता है, हिलाया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है और वो जो तरल पदार्थ आता है बह करके या पानी आता है ना, वो गंदा पानी, वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। यह उपयोगी एरोबिक सूक्ष्म जीवों के लिए जोरदार विकास को, फ्लॉक्स जाल जैसी संरचनाओं को बनाने के लिए फंगल फिलामेंट से जुड़ी बैक्टीरिया, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो कि एरोबिक होते हैं, अवायवीय होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव बहिस्राव में कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसका उपयोग कर लिए जाते हैं, वो कर लेते हैं। और यह बहिस्राव के BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD है क्या, देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो 1 लीटर पानी में सभी कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा खपत O2 की मात्रा, यानी कि 1 लीटर पानी है उसमें कितने कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो कितनी ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करेंगे, वो कहलाता है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का एक माप है। BOD जितना अधिक होगा उसकी प्रदूषणकारी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब है BOD का मतलब कितने कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें कार्बनिक पदार्थ कितने, उन कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम हो रही है, मतलब BOD भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कार्बनिक पदार्थ को यहाँ पर नष्ट करने के लिए BOD की अधिक मात्रा है तो वो ज्यादा प्रदूषण करेगा, कम BOD कम प्रदूषण करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर BOD जितना अधिक होगा वो अधिक प्रदूषणकारी होगा। इसके बाद बहिस्राव को एक निपटान टैंक में डाला जाता है, बड़े से टैंक में डालते हैं जहां पर बैक्टीरिया के फ्लॉक्स तलछट होते हैं। तलछट मतलब बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं, या तलछट या सेडिमेंट जिसे हम बोलते हैं अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाते हैं। इस तलछट को सक्रिय कीचड़ कहा जाता है। सक्रिय कीचड़ क्यों कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सक्रिय कीचड़ का एक छोटा सा हिस्सा इनोकुलम के रूप में सेवा करने के लिए वातन टैंक में वापस पंप कर दिया जाता है। तो उस कीचड़ को वापस से उस पंप में डाल देते हैं। ये प्रोसेस लगातार करते रहते हैं जब तक कि उसका पूर्ण निपटान न हो जाए। शेष कीचड़ को बड़े टैंकों में पंप किया जाता है, बड़े इससे बड़े टैंक होते हैं उसमें डाल दिया जाता है। जो बच जाता है वो कीचड़ उसको, जिसे एनारोबिक कीचड़ डाइजेस्टर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शेष कीचड़ बचता है वो किस में डाला जाता है, तो एनारोबिक कीचड़ डाइजेस्टर जो होते हैं उसमें डाला जाता है। यहाँ पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन करके कीचड़ में बैक्टीरिया और कवक को पचाते हैं। कुछ अवायवीय बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, मैथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं और कीचड़ में जो बैक्टीरिया और कवक होते हैं उनको पचा लेते हैं। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये गैस बायोगैस बनाती है, बायोगैस का निर्माण करती है। यहाँ से जो मटेरियल डाला ना उससे बायोगैस का निर्माण हो जाता है। बहिस्राव को नदियों और नालों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। देखिए जो कीचड़ प्राप्त होता है ना, ठोस मटेरियल, उससे तो बायोगैस बना ली जाती है, और जो बहने वाला पानी होता है गंदा, उसको नदी नालों में छोड़ दिया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट शुरू किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नदियों में जो जल प्रदूषण हो रहा है लगातार, उनसे बचाने के लिए कौन से प्लान लेकर के आए हैं, तो एक तो गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं? बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ये बायोगैस प्लांट है, देखिए इसी प्रकार का होता है। मेथोजेंस सेलुलोजिक सामग्री पर एनारोबिक रूप से बढ़ते हैं, मतलब अवायवीय श्वसन करके उसके ऊपर अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते हैं, और CH4 मैथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये मैथेन ही होती है, उसके अंदर मैथेन का उत्पादन करते हैं। मैथेनो बैक्टीरिया मेथेनोजन का एक उदाहरण है।
यानी कि मेथेनोबैक्टीरिया वो क्या करता है, मेथेन का उत्पादन करता है और ये मेथेनोजेंस कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। मेथेनोबैक्टीरिया मवेशियों के एनारोबिक कीचड़ और रूमेन जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं उनमें पाया जाता है। जो गाय भैंस होते हैं ना, उनमें जो गोबर या फिर कह सकते हैं गोबर का जो उत्पादन करते हैं, तो उस गोबर के अंदर क्या होते हैं, ये मेथेनोबैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो वहां से मेथेन का उत्पादन करते हैं। और ये जो होते हैं रूमेन पशु बोलते हैं, रूमिनेंट पशु, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इनमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो एनारोबिक कीचड़ और जो रूमेन पशु जो गोबर वगैरह है उनसे क्या करते हैं, ये मेथेनोबैक्टीरियम मेथेन का उत्पादन करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में जैव नियंत्रण पौधों की बीमारियों और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि लेडी बर्ड का उपयोग एफिड्स से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। ये लेडी बर्ड जो होता है ये एफिड्स जो मच्छर होते हैं ना उनको नष्ट करने का काम करती है। ड्रैगन फ्लीज जो मच्छर हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैविक नियंत्रण में भी माइक्रोब्स होते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रासायनिक शाकनाशक, कीटनाशक इनका उपयोग और हानिकारक दोनों जीवों को मारते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। हम जो रासायनिक शाकनाशक या कीटनाशक काम में लेते हैं ना, ये क्या करते हैं, हानिकारक जीवों को मारते हैं। ठीक है ना, हानिकारक जीवों को मारते हैं, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं, प्रदूषण भी करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना भी है, बन भी सकता। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बीटी कॉटन आपने नाम सुना होगा, बीटी कॉटन, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी कॉटन का निर्माण है वो किस लिए किया गया, तो बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है इसको खत्म या इसको नियंत्रित करने के लिए इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी का निर्माण किया गया था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ये, ठीक है ना। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बीटी जो कि एक पाउच में पाई जाती है, पाउच में लेकर के आते हैं, तो बीटी के सूखे बीजाणुओं को पानी के साथ मिलाया जाता है और कमजोर पौधों जैसे कि ब्रेसिकस और फलों के पेड़ों पर छिड़का जाता है। आप बेसिकस या जो जिस पे फल लगे हैं उन पेड़ों पर छिड़का जाता है, ये पानी में मिला करके। इन्हें कैटरपिलर द्वारा खाया जाता है। खाने के बाद जब ये कैटरपिलर के आंत में पहुंचते हैं तो उस आंत में क्या करते हैं, ये विष का निर्माण करते हैं और इस कारण से वो लार्वा जो होती हैं विष के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार से इनका नियंत्रण होता है। वैज्ञानिकों ने पौधों में बी थुरिंजिएंसिस विष जीन को पेश किया। ऐसे बीटी कपास के अंदर ये किया जाता है। मतलब वैज्ञानिक है अलग अलग से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बेसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी कॉटन तैयार किया, जिसमें कि ये जीन उपस्थित थी। इस कारण से वो जो बीटी कॉटन था ना, उसके ऊपर ये जो कैटरपिलर लार्वा वगैरह वो बैठते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनको अंदर जैसे खाते हैं, खाने के बाद वो आंत में छेद वगैरह कर देता है, इससे मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जो कि एक कवक की प्रजाति है। ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ये मुक्त जीवी हैं, स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, जो कि जड़ पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होते हैं। जड़ पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो रूट होती है ना, रूट पादपों की, उस रूट में पाए जाते हैं। ये कई पौधों के रोग जनकों को नियंत्रित करते हैं, यानी पादपों में जो रोग फैलाने वाले पैथोजेंस होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बेकुलोवायरस विशेष रूप से जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ये इनका नाम है जीनस का बेकुलोवायरस, और विशेष रूप से जीनस का नाम पूछ ले तो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। कीड़े और अन्य जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन पे ये अटैक करते हैं। ये प्रजातियों के विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। लाभकारी कीटों के संरक्षण के लिए आईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन, लाभकारी कीटों के संरक्षण के लिए आईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम वांछनीय, मतलब इस प्रकार के कार्यक्रम जो बहुत जरूरी हैं, जो लाभकारी कीट हैं उनके संरक्षण के लिए। और ये नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में, फसलों की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर या खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया।
तो जैव उर्वरक जो होते हैं इसके अंदर जो बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, कवक भी होती हैं, कुछ साइनो बैक्टीरिया हैं, नोस्टॉक एनाबिना जैसे, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करती हैं जो हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। राइजोबियम देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसी कुल के पादप होते हैं ना, उनकी जड़ में जो गांठ पाई जाती है, आपने चना जो होता है ना उसके उखाड़ करके देखना उसमें छोटी छोटी गांठें मिलेगी, उन गांठों में क्या होता है, ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये सहजीवी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सिम्बायोसिस की हम बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है या फिक्सेशन करता है, जिससे कि पादपों को नाइट्रोजन उपस्थित हो सके। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट तक पहुंचाने का काम यही करता है। मिट्टी में मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया जैसे कि एंजियोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध स्थिरीकरण करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको फिक्सेशन करते हैं। माइकोराइजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा जो होती है ये भी एक सहजीवी है और ये आपका जो पाइनस जो होता है ना, पाइनस उसके अंदर देखने को मिलता है, उच्च स्तरीय पादप पाइनस के अंदर। तो इसके पौधों के जो रूट होती है उस रूट में कवक पाए जाते हैं और कवक मिलकर क्या करते हैं, माइकोराइजा रूट का निर्माण करते हैं। तो पौधों के साथ कवक का सहजीवी संघ होता है, ये ग्लोमस का जीनस, ये एग्जांपल है 2012 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। कवक को पौधे से भोजन मिलता है और कवक सहजीवन में लिखित, कवक क्या करता है, कवक को तो उसको पोषण मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, लेकिन कवक उसके बदले में क्या देता है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या देता है। मिट्टी से जो फॉस्फोरस है उसको अवशोषित करके पौधों को प्रदान करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पाइनस के अंदर होता है, मुख्य रूप से याद रखना पाइनस, और एक होता है पोरोलोइड मूल, पोरोलोइड रूट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें साइकस होता है। इनमें डिफरेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना सैसे साइकस और सैसे सवाल, ये एक सहजीवी संबंध है और पाइनस में कवक हो जाएगा। ठीक है। जड़ जनित रोग जनकों के लिए प्रतिरोध, मतलब जड़ के अंदर जो बीमारियां होती है उनके जो पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज फैलाते हैं उनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने का, और जो लवण वाले स्थान है वहां पर उनको मतलब बनाए रखने का, या सूखे की स्थिति में उनको सहिष्णुता या फिर उनका सामना करने की शक्ति वो प्रदान करती है। जड़ जनित रोग जनकों के लिए प्रतिरोध व इम्यूनिटी ये सेम ही है। ठीक है। आगे देखिए साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे जो सवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीवाणु बोल देते हैं इसे, क्योंकि स्वपोषण अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, ये एग्जांपल है, याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया के नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। धान के खेत जो होते हैं, चावल के खेत, उसमें साइनोबैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण उर्वरक के रूप में काम करता है। और यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को भी जोड़ता है, कार्बनिक पदार्थ है उनको भी बढ़ाता है मिट्टी के अंदर, और इसी कारण से क्या होती है, उस खेत की जैव उर्वरकता बढ़ जाती है और हमें अच्छी फसल वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपकी नीट 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट है जहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। देखिए आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट है उन तक ये पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।